नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला लेसन चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका। तो इस लेसन का हमने 3 वीडियो लगभग बना लिया और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोशिका के विस्तृत संरचना के विषय में कि कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है, इसके विषय में देखे थे। तो विस्तृत संरचना में हम लोगों ने देखा कि कोशिका के मुख्यतः 3 पार्ट होते थे। उसके बाद कैसे कैसे करके कौन कौन से पार्ट किस कोशिका के भाग के अंतर्गत आता था उसके विषय में देखा। और पिछले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर किए थे। पहला था कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद था जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य में हम लोगों ने पढ़ा जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जूलियस हक्सले ने, क्योंकि जीवद्रव्य के अंदर ही वे समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं जो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए जीवद्रव्य को जूलियस हक्सले ने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार कहा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवद्रव्य के प्रमुख जैविक क्रियाएं। तो हम लोग पिछले वीडियो में जीवद्रव्य की बात किए थे और जीवद्रव्य के कौन कौन से क्रियाएं हैं, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हैं उसके विषय में चर्चा है। और उसके बाद जीवद्रव्य क्या होता है, फिर जीवद्रव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से कोशिकांग आते हैं उसके विषय में, और एक आध 2 कोशिकांग के बारे में या एक कोशिकांग के बारे में चर्चा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीवद्रव्य के अंदर प्रमुख जैविक क्रियाएं। तो जीवद्रव्य में हम लोग बात किए थे कि जीवद्रव्य के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। बात समझ में आ रहा नहीं? ठीक, तो वही जैविक क्रिया अब हम क्या करेंगे देख लेंगे। तो उसमें सबसे पहला है जीवद्रव्य में ब्राउनियन गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़े थे ना। तो ब्राउनियन गति किसे कहते हैं यहां पे देखते हैं। जैसे एक बर्तन है, इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है क्या भरा हुआ है? कोई द्रव। अब जब हम इसमें लाइकोपोडियम का चूर्ण मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं? लाइकोपोडियम का चूर्ण मिलाते हैं। तो लाइकोपोडियम का जो कण होता है वो किसी भी दिशा में क्या करता है? बहुत तेजी से गति करता है ना। तो इसी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं भैया? ब्राउनियन गति। ठीक, तो वही लिखा है कि जीवद्रव्य में ब्राउनियन गति क्या होती है? पाई जाती है। अर्थात जैसे ये कोशिका होगी तो कोशिका का ये जीवद्रव्य होगा, और जीवद्रव्य में सभी पदार्थ क्या करेंगे? अनिश्चित दिशा में अनिश्चित गति से क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराते हुए इधर उधर मूव करेंगे, गति करेंगे। इसी को तो हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। बात समझ में आ रहा नहीं? ठीक, तो ये हो गया जीवद्रव्य में ब्राउनियन गति पाई जाती है। दूसरा, भोज्य पदार्थों का स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? भोज्य पदार्थ का स्वांगीकरण। अर्थात जैसे जब कोई जीव भोजन करता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण होता है। जो चीज पच गया है उसका अवशोषण ब्लड में होता है। फिर ब्लड जाती है एक एक कोशिकाओं के पास, एक एक कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन क्या करती है? उपलब्ध करा देती है। जब एक एक कोशिकाओं के पास पचा हुआ भोजन जाता है तब उस क्रिया को कहते हैं क्या? स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? पोषक पदार्थों का या पचे पदार्थों का कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो पोषक पदार्थों का कोशिका द्रव्य में जाकर मिल जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। जैसे कोई पोषक पदार्थ है वह रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा एक एक कोशिका तक गया ना। अब इस कोशिका द्रव्य में वो क्या हो गया? मिल गया। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वांगीकरण कहेंगे ना। तो यह क्रिया कहां होगी? कोशिका के कोशिका या जीवद्रव्य के अंदर होगी। कहां होगी? जीवद्रव्य के अंदर होगी। इसी को हम कहते हैं स्वांगीकरण।
तो लिखा है भोज्य पदार्थों का स्वांगीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन होता है ना। जब कोशिका में भोज्य पदार्थ आ जाएगा तो इसके पास ऊर्जा आ जाएगी। जब ऊर्जा आएगी तो कोशिका वृद्धि विकास करेगी, और जब कोशिका वृद्धि विकास करेगी, जब वृद्धि कर जाएगी तो एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका, ऐसे ऐसे कोशिका क्या होने लगेगा, विभाजित होने लगेगा, बंटने लगेगा। इसीलिए लिखा है जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन होता है और कोशिका की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा है जीव द्रव्य में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता। बाह्य उद्दीपन क्या होता है, बाह्य उद्दीपन का मतलब जैसे ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अगल बगल अगर और कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ की सूचना किसको मिल जाती है, जीव द्रव्य को। किसको, जीव द्रव्य को मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जीव द्रव्य में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक, बाहर जितने पदार्थ हैं वो उसकी सूचना उसको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और उसी सूचना के हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा। इतना बात समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया जीव द्रव्य के अंदर प्रमुख जैविक क्रियाएं। क्या पढ़े हम लोग, जीव द्रव्य के अंदर प्रमुख जैविक क्रिया में कितनी बातें, 3 बातें। ठीक, तो ये 3 बातें हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, जीव द्रव्य के प्रमुख भाग की ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जीव द्रव्य के प्रमुख कितने भाग, 2 भाग। कितने भाग भैया, जीव द्रव्य के प्रमुख कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन से, पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। कितना है, 2 भाग। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, हम देख लेते हैं कोशिका द्रव्य कहते किसे हैं। क्या, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। यहां पे देखिए कोशिका द्रव्य परिभाषा है, केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या, केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ, जैसे ये क्या है बच्चों, गेंद नहीं है, ये क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। कोशिका के बीच में एक गोल सघन संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये होगा केंद्रक ना। हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे हैं, जीव कोशिका द्रव्य के विषय में। किसके विषय में, कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक के बाहर, ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर जितनी भी क्या हैं, जितने भी संपूर्ण पदार्थ हैं ना, कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर जितने भी संपूर्ण पदार्थ हैं, ये संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। बात समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। फिर से यहां देखिए लिखा है, केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ, केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। बात समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। किसमें, ये जो कोशिका द्रव्य है, इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं बच्चों, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब उन कोशिकांगों के नाम हम देख लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्या, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो सबसे पहला है कोशिका कला। क्या है, कोशिका कला। कोशिका कला को अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको इंग्लिश में भी वही नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, चौथा है लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। अगला 5वां है गाल्जी काय। क्या है, गाल्जी काय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉल्जी बॉडीज। क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडीज। अगला है राइबोसोम, अंग्रेजी में भी वही नाम है राइबोसोम। अगला है लाइसोसोम,
लाइसोसोम का इंग्लिश भी वही लाइसोसोम। अगला है सेंट्रोसोम, इसका भी नाम वही है सेंट्रोसोम। ठीक, इंग्लिश में बात समझ में आ गया। तो कोशिका के प्रमुख कितने कोशिकांग या जीव द्रव्य में अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण पदार्थ कितने हैं? लगभग 8 ना। तो इस लेसन में हम एक एक करके इन्हीं 8 के विषय में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। समझ में आया? समझ आ रहा है ना? अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? कोशिका कला के बारे में। ठीक, तो कोशिका कला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका कला कहते हैं। कोशिका कला को ही कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। किसको? कोशिका कला को कोशिका झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं, जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य कला के नाम से जानते हैं और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं इंग्लिश में ना। बात समझ में आ गया? तो एक ही कोशिकांग के 4 नाम ना। कोशिका कला को कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसी कोशिका झिल्ली या इसी कोशिका कला को जीव द्रव्य कला भी कहते हैं और इसी कोशिका या जीव द्रव्य कला को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्लाज्मा लेमा। इतना बात समझ में आ गया? अगला, कोशिका कला जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है ना। जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल, पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल, दोनों कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक, लेकिन जंतुओं में, जंतु की कोशिका में कोशिका कला जो होती है वो सबसे बाहर होती है ना। जैसे ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाएगा? कोशिका कला। क्या कहलाएगा? कोशिका कला कहलाएगा ना भैया। जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण होता है यह कौन? कोशिका कला। पादप कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या होता है? कोशिका, पादप कोशिका के सबसे बाहर का आवरण होता है कोशिका भित्ति ना। और कोशिका भित्ति के अंदर होता है कौन? कोशिका कला ना। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका के सबसे बाहर पाया जाता है। इतनी बातें। अगला है, कोशिका कला की मोटाई कितनी होती है? लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। कितना? लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम देख लेते हैं कोशिका कला के कार्य ना। तो कोशिका कला के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं ना। कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आगमन का नियंत्रण करता है कौन? कोशिका कला ना। कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के आगमन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे ये कोशिका है बच्चों, कोशिका के चारों ओर क्या है? कोशिका कला। क्या है? कोशिका कला है ना। कोशिका कला बाहर से आने वाले पदार्थों का ना, जो बाहर से पदार्थ आएगा अर्थात आगमन करेगा, उसका क्या करेगा? ये नियंत्रण करेगा कि किन पदार्थों को कोशिका कला के अंदर जाना है और किन पदार्थों को कोशिका कला के बाहर ही रहना है अर्थात अंदर नहीं जाना है। इसका नियंत्रण कौन करता है? कोशिका कला। बात समझ में आ गई? अगला, इसे चयनात्मक झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं ना। किसको? कोशिका कला को चयनात्मक झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो कोशिका कला, ये जो झिल्ली है, यह चयन करती है, चुनती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ अंदर नहीं जाएगा। उसी के आधार पे इसे कह देते हैं क्या? चयनात्मक झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आगे, और इसमें जो पदार्थ जाता है ना, तो इसमें एक
अलग से दिशा होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ क्या करते हैं, गति करते हैं ना। कभी कभी पदार्थ इसके अंदर से बाहर भी जाते हैं, किसके द्वारा, कोशिका कला के द्वारा। यह नहीं है कि बस पदार्थ अंदर ही आते हैं, अंदर के पदार्थ को भी बाहर निकाला जाता है ना। इसीलिए कहा गया है आगमन का नियंत्रण करते हैं ना। जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, पदार्थ गति करता है। जैसे यहां पे बताते हैं, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एक इत्र की शीशी लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, इत्र की शीशी लेते हैं और यहां ढक्कन इसमें बंद कर दिए ना, ठीक। अब इस शीशी के अंदर, इस पात्र के अंदर गैस भरी हुई है ना, इत्र भरा हुआ है। जैसे ही हम इस ढक्कन को जब हटाते हैं तो इत्र बाहर निकलना शुरू कर देता है। क्या करता है, बाहर निकलना शुरू कर देता। क्यों अंदर, बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इत्र भरा है उसका घनत्व क्या है, अधिक है, उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। तो उच्च सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा और बाहर इसकी सांद्रता क्या है, कम है। अर्थात यह अंदर से निकलेगा और कहां जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर उसके अणुओं की मात्रा अधिक है, बाहर उसके अणुओं की मात्रा कम है। जब ढक्कन हटा देंगे तो ये अंदर से कहां पर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इसीलिए यहां पे लिखा है इसकी जो दिशा होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो इतना बात समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज यही पढ़ा कि जीवद्रव्य के अंदर प्रमुख जैविक क्रियाएं, और उसके बाद कि जीवद्रव्य के कौन कौन से दो भाग, कौन कौन से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक। और कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं इसके विषय में पढ़ा हम लोगों ने। और एक कोशिकांग कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और उसके कार्य को देखा ना। समझ में आया, सभी को समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।